Hello everyone and welcome back to the channel BM's Education Class 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट नंबर 5। आज हम करने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट 5। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर का आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतन पब्लिकेशन क्लास 8। और ये मेरे यार होने वाला है आपका कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 5। ठीक, ये आने वाला है कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 5। इसी प्रकार की सीरीज को अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। देखिए यार, जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपने थॉट्स को, अपने डाउट्स को यार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते, कुछ फंक्शंस रह चुके थे हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के जो कि इसी टॉपिक के अंदर आते हैं, हाउ आवर यूनियन लेजिस्लेचर वर्क। तो इसको यार चेकआउट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस बहुत से फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे। आज एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का, जो कि है रिमूविंग हाई ऑफिशियल्स। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी पार्लियामेंट चाहे तो रिमूव कर सकता है अगर उन्होंने कई मिसकंडक्टेंस की है तो। ठीक, देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है प्यारा सा, वो प्रोसीजर के हिसाब से, एज पर दी प्रोसीजर जो कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, उसके हिसाब से हमारा जो पार्लियामेंट प्रोसीजर के हिसाब से जो कि संविधान के अंदर लिखे गए हैं उनके हिसाब से किसी को भी इम्पीच कर सकता है। इम्पीच का मीनिंग क्या है? इम्पीच का मतलब है रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। वो किसी को भी ऑफिस से रिमूव कर सकता है। अब कौन से ऑफिस की यहाँ बात की जा रही है? पहला तो यार प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको रिमूव कर सकते हैं। या तो जज ऑफ SC एंड द जज ऑफ HC। HC मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और HC मतलब हाई कोर्ट है। क्या है मेरे यार? हाई कोर्ट है। तो सिंपली क्या कहा गया है मेरे यार यहाँ पर? तो यहाँ कहा गया है बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट है वो प्रोसीजर के हिसाब से, जो कि संविधान के अंदर, किसके हिसाब से? हमारा जो पार्लियामेंट है वो प्रोसीजर के हिसाब से जो कि संविधान के अंदर मेंशन्ड है उनके हिसाब से किसी को भी इम्पीच कर सकता है। इम्पीच मतलब है रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। कहाँ से कर सकता है? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकता है, या तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, या तो हाई कोर्ट के जज को कर सकता है। ये है रिमूविंग हाई ऑफिशियल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यार अप्रूविंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को अप्रूव करना है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब क्या है मेरे? अमेंडमेंट का मतलब है चेंज। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो पार्लियामेंट का ही आता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम वैसे ही अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं दिया है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड नहीं कर सकते तब तक जब तक यार पार्लियामेंट का अप्रूवल ना आ जाए, जब तक पार्लियामेंट ये ना कह दे कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हो, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज ला सकते हो। क्या होता है बेसिकली, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे होता है यार? जैसे ही दोनों हाउसेस लोकसभा के और राज्यसभा के 2/3 ऑफ द मेंबर्स की जो अगर मेजॉरिटी राज़ी होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यार अमेंडमेंट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज करना चाहिए, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं ला सकते।
चेंज नहीं ला सकते विदाउट दी पार्लियामेंट अप्रूवल, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं ला सकते, उसको अमेंडेड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसकी नीड कैसे है, उसकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? जब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अगर एग्री करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को मिला के उनमें से 2/3 मेजोरिटी अगर राजी होती है, तभी जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं मेरे यार। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अप्रूविंग पॉलिसीज टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। बाकी देशों के साथ, अदर कंट्रीज के साथ पॉलिसीज को अप्रूव करना वो कैसा है? देखिए बहुत से ट्रीटीज़ साइन होती है, ट्रीटीज़ और ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। हमारा देश, प्यारा देश भारत है, वो बहुत ट्रीटीज़ साइन करता है। पीस की ट्रीटी हो सकती है, व्यापार की ट्रीटी हो सकती है, बहुत से डॉक्यूमेंट साइन करते हैं अदर देशों के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ। और हम बहुत से ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं बाकी देशों के साथ, मतलब हम व्यापार से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ ला सकते हैं, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी देशों के साथ। जो ट्रीटीज़ की जाती है या फिर जो ट्रेड एग्रीमेंट की जाती है अन्य देशों के साथ, इसके लिए जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट की देनी ज़रूरी है। जब तक यार पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं करेगा तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो अदर देशों के साथ ट्रीटीज़ या फिर ट्रेड एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको युद्ध छिड़ना है, मतलब आपको वार को डिक्लेयर करना है, अगर युद्ध डिक्लेयर करना है, वार डिक्लेयर करना है, तब भी यार आपको पार्लियामेंट का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। हम किसी एक्स कंट्री के साथ वार डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका जो डिसीजन है वो बेसिकली पार्लियामेंट से ही आता है। पार्लियामेंट जब तक यार कॉन्सेंट नहीं देगी, तब तक आप किसी भी XYZ कंट्री के साथ वार डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। वार का पार्लियामेंट का कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रिक्वायर्ड है। जब भी किसी देश के ऊपर किसी अन्य देश के ऊपर वार डिक्लेयर करने जा रहा है, वो तभी कर पाए जब पार्लियामेंट का कंसेंट आएगा, तभी वो डिक्लेयर कर पाएंगे वार, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, एक बहुत नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं यार। हमने फंक्शंस देख लिए सभी के से यूनियन लेजिस्लेचर किस प्रकार से काम करता है, वो टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कई बार आपके 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में यहाँ से। तो कंपैरिजन मतलब आप बेसिकली समझ लो डिफरेंस बिटवीन भी आप बोल सकते हो, डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। बेसिकली यहाँ पर आपकी किताब के अंदर लिखा गया था कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। आइए डिस्कस करते हैं क्या कंपैरिजन है मेरे यार। तो यार इधर लिखा गया है राज्यसभा, इधर लिखा गया है लोकसभा। तो राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, मतलब कि यार राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स बैठते हैं उनको डायरेक्टली पीपल्स इलेक्टेड नहीं करते। यानी राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं, जो मेंबर्स हमारे बैठते हैं, उन मेंबर्स जो भी बैठते हैं वो लोगों के डिसीजन में नहीं होता है, मतलब जो पीपल्स उनको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते उन लोगों को। उनमें से कुछ लोग यार आते हैं उन्हीं जगह से जो सरकार चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कुछ लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेरे यार। क्लियर है आपको? तो बेसिकली जो राज्यसभा है वो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, मतलब हमें लगता है हमने इलेक्टेड किया है बट वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मतलब देखिए बेसिकली क्या होता है, जिन सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग को चुनकर राज्यसभा के अंदर बिठाया जाता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बेसिकली जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो राज्यसभा के अंदर बेसिकली बैठते हैं, और उनमें से कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर कोई पोएट होते हैं, कोई एक्ट्रेस, इस प्रकार से लोग भी बैठे होते हैं, जो कि हमने पिछले के क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। तो बेसिकली आप याद रखना, राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, मतलब इलेक्टेड बॉडी तो है बट यहाँ पर लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राज्यसभा को इलेक्ट करने में, राज्यसभा में जो मेंबर बैठे हैं उन मेंबर को इलेक्ट करने के लिए लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग उस चीज़ को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको राज्यसभा को एज ए इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी कहा गया है।
वहीं अगर लोकसभा की मैं बात करूं जो कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो हर मेंबर्स बैठे हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज कहते हैं, जो बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड, ज़्यादातर मेंबर्स जो भी लोकसभा के अंदर बैठे हैं वो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर क्या है, मोस्टली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली। मतलब लोकसभा के अंदर जितने भी सारे मेंबर्स बैठे हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। भारत के लोगों ने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है, उन लोगों को, तभी जाके वो लोकसभा के अंदर बैठे। मतलब लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लोकसभा के अंदर। जैसे लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है मेरे यार। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा। आरएस का मतलब देखिए, आरएस का मतलब है राज्यसभा, एलएस का मतलब है लोकसभा। क्लियर है आपको, याद रखना मेरे यार, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए गए हैं। आरएस राज्यसभा, एलएस लोकसभा। देखिए आरएस मतलब राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ राज्यसभा के मेंबर्स द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास कर नहीं सकते हैं, कैन नॉट पास। ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, बेसिकली जब भी किसी पॉलिसीज़ के ऊपर, किसी बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, जो पर्टिकुलर सेक्टर के पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक पर जिस भी बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, तब कोई मिनिस्टर को सवाल पूछे जाते हैं। बहुत से अदर मेंबर्स जो भी हैं, बहुत से अदर मेंबर्स जो भी सारे हैं, वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, मान लो कोई एग्रीकल्चर से नया बिल पास होने वाला है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होगा उसको पढ़ के पहले सुनाएगा, लोग सुनेंगे, फिर लोग उसको डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर वो लास्ट में क्या करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस मिनिस्टर को, उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि यार एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बिल पास होने वाला है। इसी प्रकार से फाइनेंस रिलेटेड कुछ होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ होगा तो वुमेन वेलफेयर के मिनिस्टर, अगर एजुकेशन के लिए कुछ होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री इंडिया के अंदर है। अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, नहीं उसी प्रकार से। तो मैंने जैसे कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बिल पास हो रहा है, तो यार एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस बिल पे पहले डिबेट, डिस्कशन, हर चीज़ होगा। फिर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जो अदर मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो एक एक करके उसको क्वेश्चन पूछेंगे और उस मिनिस्टर को अकाउंटेबल होकर उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। अगर वो उनको ऐसे आंसर दे रहा है जो कि उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, मान लो इन्होंने कुछ पूछा ऐसा, कुछ क्वेश्चंस में अदर एमपीज, अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, जो अदर एमपीज बैठे थे उस लोकसभा के अंदर, उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका प्रॉपर आंसर, जिसका सेटिस्फाइड आंसर वो पर्टिकुलर मिनिस्टर नहीं दे पा रहा है, तब यार लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उस मिनिस्टर के खिलाफ क्या करते हैं, एक वोट पास करते हैं, द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। जिससे क्या होता है, मेरा सरकार को यार रिजाइन करना पड़ता है। वो जो पावर है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास करना, किसी मिनिस्टर को रिजाइन में कर देना, सरकार को रिजाइन कर देना, उसका जो पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। वो जो पावर है वो सिर्फ यार लोकसभा के पास है। देखिए लोकसभा वोट कर सकती है नॉन कॉन्फिडेंस के ऊपर अगेंस्ट द मिनिस्टर्स के ऊपर जो वोट होता है नॉन कॉन्फिडेंस को लेकर, वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही कर सकते हैं, और जिसके बाद सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। बट यार राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास इतना पावर नहीं है कि वो मिनिस्टर्स को क्या कर सके, मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराने के लिए उसको यार उसके खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास कर सके, उनके पास ये नहीं है। ये सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग, सिर्फ लोकसभा के लोग ही वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास कर सकते हैं किसी मिनिस्टर के खिलाफ, और राज्यसभा के लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो कभी भी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस किसी मिनिस्टर के खिलाफ पास नहीं कर सकते। किसके लोग, राज्यसभा के लोग। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा आरएस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। देखिए जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, और इसमें कुछ साल के अंदर कुछ मेंबर्स को उसको रिटायर कर दिया जाता है, फिर उसको वैकेंट प्लेस के लिए कुछ नए मेंबर्स आते हैं, और ये एक परमानेंट बॉडी होता है। बेसिकली ये एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट। तो जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये हर, जैसे कि हमारा लोकसभा हर 5 साल के अंदर फिर से बनता है, वैसा नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। वहीं पर लोकसभा
डिसॉल्व होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है मेरे यार, जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। और जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकता है, मतलब इट इज़ अ टेम्पररी बॉडी। क्योंकि यार ये टेम्पररी इसीलिए क्योंकि हर 5 साल के अंदर लोकसभा के अंदर इलेक्शन होते हैं। मतलब लोकसभा का जो फिक्स टर्म है, एक नॉर्मल टर्म है, वो एक 5 साल के अंदर है। हर 5 साल के अंदर लोकसभा में न्यू मेंबर्स आते हैं, कुछ मेंबर जाते हैं हर 5 साल के अंदर। इसलिए लोकसभा का ये जो बॉडी है ये एक टेम्पररी बॉडी है मेरे यार। यहाँ पर और भी कुछ आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो यार जो लोकसभा है वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो यार हम नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं। हमने कंप्लीट कर दिया है राज्यसभा और लोकसभा का कंपैरिजन। अब हम स्टार्ट करते हैं द गवर्नमेंट इन एक्शन। जो हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक्शन करती है वो क्या करती है। बेसिकली जो सरकार है वो क्या करती है, उसका एक्शन क्या है, वो क्या कर सकती है, सरकार की पावर क्या है, वो क्या कर सकती है लोगों के लिए, सरकार लोगों के लिए किस हद तक जा सकती है, वो हम देखने वाले हैं द गवर्नमेंट इन एक्शन। तो पहला पॉइंट आता है इसी टॉपिक का, द ट्रांसलेशन ऑफ फेल्ट नीड इनटू द लॉ। अगर सरकार को लगे कि इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो उसके लिए वो कानून बनाएंगे। यानी एक जरूरत को कानून में ट्रांसलेट करने की, चेंज करने की, बदलने की जो पावर है वो सरकार के पास है, तो गवर्नमेंट के पास है। वही चीज लिखी है ये, किसी भी चीज को लगा कि भाई इसकी जरूरत है, द ट्रांसलेशन ऑफ फेल्ट नीड्स, मतलब किसी चीज को लगा कि हमारी ये जरूरत है तो उसको नीड में लॉ में कन्वर्ट करने का, जो एक्शन करने का जो जिम्मा है, उसके ऊपर काम करने का, जो वर्कआउट करने का जो प्लान है, उसको पर्पस को लाने का जो काम है वो सरकार का है। बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ फेल्ट नीड्स, जरूरत को यार लॉ में कन्वर्ट करने का, किसी चीज का अगर जरूरत है उसको लॉ में कन्वर्ट करने का जो पावर है वो सरकार के पास है। लॉ बनाना, मेकिंग लॉ, देखिए सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो लॉ बनाना ही है, कानून बनाना ही सरकार का सबसे बड़ा पावर है और सबसे इम्पोर्टेंट काम भी वही है। सरकार जो हम इलेक्ट करते हैं, जो सरकार बनती है सेंटर में, स्टेट में, उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि आपके लिए लॉ बनाना, कानून बनाना, और उसको एग्जीक्यूट करना भी उनका काम होता है, एंड गिव इफेक्ट टू देम, कि किस प्रकार से वो एग्जीक्यूट हो रहे, क्या इंश्योर भी करना है उनको। भाई ये नहीं कि सिर्फ लॉ बना के छोड़ दिए, भाई लॉ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी जज करना पड़ेगा, भाई वो कर रहे हैं कि नहीं, भाई लॉ बना के हमने छोड़े नहीं। इसलिए हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर कौन सा टॉपिक, द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था भाई लेजिस्लेचर का काम है एग्जीक्यूटिव को चेक करना, एग्जीक्यूटिव का काम है जुडिशरी को चेक करना, ये सभी एक दूसरे को चेक करते ही रहते हैं। जो हमारी सरकार है उसका मेन जो काम है वो लॉ बनाना ही है और उस लॉ को इफेक्ट में लाना, इंप्लीमेंट करना भी उनका काम है। देखिए जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, run by the people representatives must make the laws on the needs of people। क्या कह रहा है भाई, हमारी जो पार्लियामेंट्री सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पीजी में लिखता पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक। हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जितने भी ज़्यादातर मेंबर्स बैठे हैं उनको इलेक्ट किया गया है पीपल्स ने, उनको इलेक्ट किया है लोगों ने। जो पार्लियामेंट्री सरकार, जो भी सरकार के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जितने भी सारे लोग बैठे हैं उनको इलेक्टेड किया गया है लोगों के द्वारा। तो मतलब वो लोगों के यार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या फिर वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर लोगों के ही वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको लोगों के लिए, उनको लोगों की ज़रूरत के हिसाब के तो लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है या नहीं। जो हमारी पार्लियामेंट्री सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जिसको यार लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चला रहे हैं, उनको यार ऐसे चीज़ों पर लॉ बनाना चाहिए जो कि लोगों की ज़रूरत है। भाई लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर हम लॉज बनाएंगे, है नहीं, क्योंकि यार वो जो लोग हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, हर एक व्यक्ति जाके रूल नहीं कर सकता, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है कि आप जाओ हमारे लिए ध्यान रखो वहाँ पर बैठ के, कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। तो आज दे आर द इलेक्टेड बाय द पीपल्स, सो दे मस्ट मेक लॉज ऑन द नीड ऑफ द पीपल। लोगों की नीड को लेकर उनको लॉ बनाना ही चाहिए, ठीक। तो यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यार ऐसे फ्रेम किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यार ऐसे बनाया गया है कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लगता है कि, कई बार लगता था, ऐसा लगता था, बहुत ज़ोर से लगता था कि हमारे देश के अंदर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। मतलब यार कई बार क्या होता है, देश के अंदर जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। जो अमीरी और गरीबी का जो गैप अगर देश के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, देश के अंदर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अमीरी और गरीबी का गैप अगर देश के अंदर बहुत ज़्यादा हद पार हो जाए, इसका मतलब सरकार को अब एक्शन लेना पड़ेगा और सरकार को एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो संविधान को ऐसे बनाया गया है कि संविधान को भी लगता है कि यार एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो पैसे की, जो वेल्थ की एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक। इसे ऐसा कैसे कर सकते हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ला सकते, सरकार कैसे ला सकती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसको लाने का फ़ायदा भी क्या होगा वो देख लो, फ़ायदा पहले देख लो। फ़ायदा ये है कि, और इसको लाएगी कैसे, बेसिकली लाएगी कैसे और लाने का फ़ायदा क्या है। देखिए इसको ला सकती है सरकार इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस को मिनिमाइज़ करके। जो स्टेटस है लोगों का, कोई हाई प्रोफाइल स्टेटस में तो कोई लो प्रोफाइल स्टेटस है, लोगों के स्टेटस को दबा करके उनकी अपॉर्चुनिटी को मिनिमाइज करके, है नहीं, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को मिनिमाइज करके। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अगर सरकार इक्वल स्टेटस देगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी तो हर एक इंसान ग्रो कर पाएगा और जो अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो ख़त्म हो पाएगा, है नहीं। देखिए अमीर से पैसा कैसे निकाल सकती है सरकार, देखिए अमीर के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर सरकार के टैक्स लगाएगी, कहेगी ना। आप देखिए अमीरी और गरीबी के इस गैप को सरकार घटाने के लिए क्या करती है, बेसिकली वो अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, जिसके कारण अमीर लोग थोड़े नीचे आते हैं और गरीब लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देती है बहुत सारे ग्रोथ करने के लिए, जिस कारण क्या होता है वो लोग थोड़े से ऊपर बढ़ते हैं, क्लियर। तो यार क्या होता है, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाया था जिसके कारण वो थोड़ा नीचे आ सकते हैं और गरीब लोगों को ज़्यादातर थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ग्रोथ जैसे वो कर सकते हैं। जैसे कि यार क्या होता है ना, उनको यार देखिए इंसान को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो सरकार को उनको देना पड़ता है, उनको इक्वली समाज के अंदर इक्वली स्टेटस का दर्जा भी देना पड़ता है, जिस कारण वो थोड़ा सा ग्रोथ कर सके, जिसके कारण ये जो गैप है ये थोड़ा सा घटेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा तो इसका मतलब देश के अंदर कुछ होने वाला है मेरे यार, क्लियर, ठीक, क्लियर है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडलाइंस लिखे गए हैं हमारे। इसीलिए इस गैप को, इस हर किसी के अपॉर्चुनिटी को, हर किसी के स्टेटस को इक्वल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखे गए हैं एज गाइडलाइंस, और इन्हीं गाइडलाइंस को ट्रांसलेट किया जाता है और समझा जाता है कि क्या ये चीज़ों की नीड है कि नहीं। अगर ये गाइडलाइंस लोगों की ज़रूरत बन जाती है तो इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेरे यार। अगर उनको लगा ये जो गाइडलाइंस लिखे गए हैं हमारे संविधान के अंदर आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर उनको लगा ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे संविधान के अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर सरकार को लगा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि आज एक गाइडलाइन लिखे गए हैं हमारे संविधान के अंदर, उनको लगा कि यार ये ज़रूर लोगों की नीड है, तो वो उसको लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन भी करेंगे। यानी बेसिकल सरकार क्या करती है, गाइडलाइन को ही, ये जो गाइडलाइन उनको लगता है अगर ये गाइडलाइन जो है इसकी लोगों की नीड है लॉ बनाने के लिए, तो इस गाइडलाइन को वो लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
अगर सरकार नहीं करती, मान लो अगर कई बार सरकार को ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसकी नीड है, कई बार कुछ चीज़ों पर सरकार इग्नोर मार देती है, कहते भाई इसके ऊपर शायद लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट लोगों को ज़रूरत होती है। हर चीज़ तो वो सरकार नहीं जान पाएगी, तो इसीलिए क्या होता है, एक पॉइंट आता है पीपल्स रोल इन डिमांडिंग लॉ। लॉ की जो डिमांड है सिर्फ सरकार को लगेगा ही वो लॉ नहीं बनाएगी। लोगों का अगर लगता है भाई इसके ऊपर हमें लॉ चाहिए, तो लोग यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं लॉज की। एक लॉ की डिमांड के लिए लोगों का क्या रोल है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार सरकार कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देती है और कहती है भाई इस पर शायद कहीं लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, इस पर हम लॉ नहीं बनाते हैं। तो इस समय क्या आता है, इस समय यार लोगों को उठना पड़ता है और कहना पड़ता है भाई हमें इस चीज़ पर लॉ चाहिए। लोगों को क्या करना पड़ता है, लॉ डिमांड करना पड़ता है बेसिकली। ये कई बार सरकार फेल कर जाती है, कई बार सरकार ये सोच ही नहीं पाती है कि भाई लोगों की नीड है ये चीज़ और इसको हमें लॉ में बनाना चाहिए। सरकार भाई फेल कर जाती है, कई बार उसको नहीं लगता है कि ये लोगों की नीड है, इसको हमें लॉ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस समय क्या होता है, लोगों को यार पीपल्स को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, भाई लोगों का सरकार के ऊपर दबाव करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि आप इसको लॉ में करो, आप टू मेक दिस ऑल लॉ, है नहीं। सरकार के ऊपर लोगों को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा जैसे कि वो इस नीड को एक लॉ में कन्वर्ट करे। अगर वो सरकार से नहीं कर सकते, वो सरकार से पहले गवर्नमेंट एजेंसी के पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई हमें ये नीड है कि आप इस चीज़ को, हमारे नीड को लॉ में कन्वर्ट करो। आप एक मैसेज डिलीवरी कर सकते हो इन गवर्नमेंट एजेंसी के पास। ये GA का मतलब G.A का मतलब है गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि आप लेबर यूनियन के पास जा सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस जा सकते हो, उनको बोल सकते हो आपके लोकल एरिया के अंदर जो भी उस पार्टी की जो भी अभी सरकार बना रहे उसकी जो पार्टी उसके ऑफिस में जाए, उसको बोलिए भाई हमारे ये नीड है, इसको लॉ में बनाइए, चर्चा करिए। या तो आप किसी NGO के पास जाओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनको NGO कहा जाता है, जो कि बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम करती है, नहीं करती है मेरे यार बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो होती है बेसिकली NGOs। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास जा सकते हो, है नहीं। जो NGOs हो गई, जो लेबर यूनियन हो गया, और ये पॉलिटिकल पार्टीज हो, इन एजेंसी के पास आप जाके डिमांड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अगर सरकार से डिमांड नहीं कर सकते हो तो ठीक है। जो NGOs हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, नहीं करती है, बेसिकली नॉन प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, बिना प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते मोस्टली NGOs। ओके, तो इसी एग्जाम्पल, इस टॉपिक का एग्जाम्पल है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए यार, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा था, इसको यार यहाँ पर सरकार फेल कर गई। उनको लगा कि यहाँ पर उनको लॉज नहीं बनाने, क्योंकि लोगों की नीड नहीं है। बट यहाँ पर लोगों ने डिमांड करी कि यार आप डोमेस्टिक वायलेंस जो कि हो रहे हैं वुमेन्स के खिलाफ, उसके ऊपर एक लॉ लाओ। ये पीपल्स ने डिमांड करी थी मेरे यहाँ। बट सरकार को ये नहीं लगा था कि भाई इस पे लॉ होने चाहिए, बट सरकार ने नहीं करी थी। तो इसके ऊपर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है 2005, ये लोगों की डिमांड से बना ये लॉ, ये सरकार की वजह से नहीं बना है। सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, सरकार ने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। लोगों को लगा कि भाई इसके ऊपर लॉ होना चाहिए, तो लोगों ने डिमांड करी थी मेरे यहाँ। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो वही हमारा टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं यार। टॉपिक का नाम क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट लॉन्च किया था उसका नाम है डोमेस्टिक एक्ट 2005। ये डिफाइन क्या करता है भाई, ये क्या बोलता है ये लॉ, ये जो एक्ट है क्या बोलता है बेसिकली। देखिए ये जो एक्ट है बेसिकली ये औरतों को, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता है। ये जो लॉ है ये वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है डोमेस्टिक वायलेंस से। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या इंक्लूड है, देखिए इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हर एक प्रकार का वायलेंस होता है। इसमें हरासमेंट भी है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी है, इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियली, हाउस होल्ड वायलेंस भी है। तो हर एक प्रकार का वायलेंस, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन,
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हाउस होल्ड, ये सभी जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड की गई है, इन सभी चीज़ों से वोमेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और ये बना कैसे भाई, लोगों ने डिमांड किया तभी बना, ठीक है। देखिए ये जो एक्ट है बेसिकली ये विक्टिम को राइट देता है। कई बार क्या होता है, जो वुमेन्स होते हैं उनके हस्बैंड उनको घर से निकाल देते हैं, बट इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट को लाने से ये कहा गया कि जो विक्टिम है उसके पास अधिकार है कि कोई भी उसको ज़बरदस्ती उसके घर से बाहर नहीं कर सकता है, नॉट टू बी थ्रोन ऑफ हाउस। जो विक्टिम के पास ये अधिकार है कि आप उसको घर से बाहर नहीं कर सकते हो, है कि नहीं, और आपके पास तो ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, ठीक। ये एक्ट कहता क्या है कि जो विक्टिम है, जो मतलब कई बार ऐसा होता है जो विक्टिम्स को क्या होते हैं, उनके लोग, उनके चारों सोसाइटी के लोग उनको कई बार क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं घर से, तो वैसा वो नहीं कर सकते इस एक्ट के हिसाब से। अगर वो उनको घर से निकाल रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रॉपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं भाई तुम जाओ मेरे घर से निकल जाओ। कई बार ऐसा होता है, देखने को मिला है, हस्बैंड क्या करते हैं, अपने वाइफ्स को घर से निकाल देते हैं, तो वैसा वो नहीं कर सकते, ठीक। पहली बात तो ये। और एक और चीज़ हस्बैंड को करना पड़ेगा, वो घर से निकाले तो उनको यार पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब हस्बैंड को वाइफ को पेमेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि वो अपने खर्चे को, एक्सपेंस को मीट कर सके, इसीलिए। बेसिकली आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि यार पहले क्या हुआ करता था, वोमेन सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करता था, बेसिकली वोमेन प्रोटेक्शन सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि हस्बैंड्स को लगा, जो मेल्स है उनको लगा कि हम वी आर सुपेरियर। इसी कारण क्या हुआ, बहुत से वायलेंस क्रिएट होने लगे वोमेन के खिलाफ। जैसे जिस प्रकार से कोई प्रोटेक्शन लॉ नहीं था तो उनको लगता था कुछ होने नहीं वाला है, तो उनको वो घर से निकाल देंगे। उनको खर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं देते थे, वैसे ही निकल आते थे, आप घर से जाओ। तो इससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर, वोमेन्स के ऊपर, बाकी के जो लोग इस पर काम कर रहे थे उनको लगा कि यार इस पर यार नीड है, एक लॉ होना चाहिए। तो इसीलिए इस चीज़ पर लोगों ने डिमांड करी। और जैसे ये एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, ये कहता है कि आप ऐसे ही किसी वोमेन्स को अपने घर से निकाल नहीं सकते, और आपको ये भी करना पड़ेगा यार, उनका खर्चा को मीट करने के लिए आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे अपने लिवलीहुड को मेंटेन करेंगे। भैया आप तो उनको लेके आए थे अपने घर, अब तो उनके पास कुछ है नहीं, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो और वो चलेगी कैसे, अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी कैसे? अब उसको पेमेंट देना पड़ेगा आपको। नहीं तो बहुत बार कैसा होता था, बहुत लोग अपने वोमेन्स को ऐसे ही घर से निकाल देते, भाई तुम जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं उनके खिलाफ, दे आर ऑल्सो ए ह्यूमन बींग मेरे यार, इसीलिए। और ऐसे केसेस बहुत रोज़ आने लगे, इसीलिए ये चीज़ हुआ। एंड फार लॉसेस सफर्ड, और बहुत से लॉस भी बहुत से वोमेन्स को होने लगे। भाई साहब अगर ऐसे ही हर कोई उनको घर से निकाल देगा, उनके ऊपर वायलेंस किया जाएगा, हैरेसमेंट किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन उनको किया जाएगा, तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इसलिए बहुत से अन्य लोगों को और वोमेन्स को ही खुद लगा, और जो NGOs उसके लिए काम कर रहे थे उनको ये लगा कि हमें इसके ऊपर एक लॉ चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर डिमांड करी थी मेरे यार, ठीक। देखिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वोमेन्स वेलफेयर के लिए काम कर रही थी बहुत समय के लिए, उनको ये नीड लगा, उनको ये ज़रूरत लगेगी कि यार एक लॉ ऐसा पास्ड होना चाहिए इन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं अगेंस्ट वोमेन्स, उसके खिलाफ एक लॉ पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है भाई वोमेन प्रोटेक्शन और सेफ्टी की बात कोई नहीं कर रहा है। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो थे जो कि यार वोमेन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको लगा कि यार इसके ऊपर एक लॉ होना चाहिए मेरे यार, इस डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक लॉ होना चाहिए। तो क्या होता है यार, कैसे इस लॉ को बनाया जाता है? देखिए 1990s में कैंपेन की शुरुआत होती है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होती है 1990s में, ठीक। इस कैंपेन के अंदर लॉयर्स आते हैं, बहुत से ग्रुप ऑफ लॉयर्स आते हैं, लॉ के स्टूडेंट आते हैं, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, कहते हैं कि भाई आप इस डोमेस्टिक लॉ को, वायलेंस को एक लॉ में कन्वर्ट करो। और इससे वो क्या करती है, सभी लोग एक बिल को, ये जो लॉयर्स, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट, सभी क्या करते हैं, एक बिल को ड्राफ्ट करते हैं।
एक बिल को ड्राफ्ट करते हैं, देखिए जो लॉ है वो डायरेक्ट लॉ नहीं बनता, पहले बिल ड्राफ्ट करना पड़ता है फिर जाके वो लॉ बनता है। पहले उस बिल को ड्राफ्ट किया जाता है और कहा ये जो बिल होता है इसमें यार डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लिखा गया होता है और कहा गया जो बिल है ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है, ठीक। फिर ये बिल जैसे ही ड्राफ्ट होता है ये फिर बिल कहाँ जाता है, ये बिल डिस्कशन के लिए जाता है मेरे यार। इस बिल को यार लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं डिस्कशंस के बाद, इसमें डिस्कशन होता है इस बिल के रिलेटेड वुमेन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के बारे में। इस बिल जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है इसके ऊपर क्या होता है मेरे यार, डिस्कशन होता है। डिस्कशन में कौन होते हैं, डिस्कशन में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होते हैं, बहुत से प्रोमिनेंट वुमेन्स ग्रुप्स होते हैं, ये सभी चीज़ें होते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं इस बिल को लेकर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं मेरे यार, और फिर जाके इसको इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट। पहले यार डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद डिस्कशन करता कौन है इस बिल को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और जो प्रोमिनेंट वुमेन ग्रुप्स है ये पहले इस बिल को लेकर डिस्कस करते हैं, जैसे ये ड्राफ्ट हुआ और डिस्कस करने के बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद इसको यार पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं मेरे यार, ठीक। और इंट्रोड्यूस जैसे ही करते हैं तो लोगों को लगता है भाई ये चीज़ हो गई, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि लॉ बनाते हैं। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ, इसके ऊपर जो लॉ है, इस लॉ को पास किया गया था अगस्त 2005 के अंदर, यानी अगस्त के महीने में 2005 के अगस्त के महीने में इस डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉ को पास कर दिया गया था, इस बिल को पास कर दिया गया था। और ये कब इफेक्ट में कब आया, मतलब लोगों के अंदर एप्लीकेबल कब हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ, ये अक्टूबर 2006 अक्टूबर 2006 में हुआ था मेरे यार। नेक्स्ट टॉपिक यार बात करते हुए इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज। देखिए, द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द लेजिस्लेचर इज इनइफेक्टिव इफ द एग्जीक्यूटिव डज नॉट टेक स्टेप टू गिव इफेक्ट देम लॉज। देखिए क्या कहा गया है, देखिए लेजिस्लेचर का तो काम है सिर्फ लॉ बनाना, ठीक। ये कानून तो बनते हैं मेरे यार, अगर कानून को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया तो काहे का कानून है, नहीं। तो वही चीज़ है, कहा गया है कि अगर जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा वो बेकार रह जाएगा, वो बेकार पड़ा रह जाएगा, एक कागज़ का डॉक्यूमेंट बना रह जाएगा जब तक एग्जीक्यूटिव वाले लोग इस लॉ को अच्छे से स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट ना करें। तो अगर एग्जीक्यूटिव इस लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा ये इनइफेक्टिव रह जाएगा, बेकार रह जाएगा, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा मेरे यार। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। इन डूइंग सो द एग्जीक्यूटिव मस्ट रिमेंबर दैट द पर्पज ऑफ लॉ इज़ टू बेनिफिट द सोसाइटी। एग्जीक्यूटिव्स को ये सोचना चाहिए कि जो लॉ हमें सरकार ने बनाई है इसको हमें एग्जीक्यूट इसलिए करना चाहिए कि ये जो लॉ है ये समाज के, सोसाइटी के भलाई के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के हित में ये काम चल रहा है बेसिकली, नॉट टू क्रश इट। ये लोगों के लिए अभिशाप की तरह नहीं है, इसको हमें फेंकना नहीं है इस लॉ को, ये लॉ को हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि यार लोगों के वेलफेयर के लिए है, पीपल्स वेलफेयर के लिए, और उनके लिए तो हम काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। एग्जीक्यूटिव आर वर्क फॉर द पीपल, तो आप लोगों के लिए तो काम कर दो, लोगों के इस वेलफेयर वाली चीज़ को आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं करोगे। द पीपल मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू मेक लॉ इफेक्टिव। देखिए यार, जब एग्जीक्यूटिव्स लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तो लोगों को भी यार सरकार के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए कि जिस प्रकार से ये लॉ क्या हो सके, जिस प्रकार से ये जो लॉ है ये अच्छे से इफ़ेक्टिवली बन सके। पहली बात तो ये जो सरकार जो लॉ बना रही है ये बेकार रह जाएगी जब तक इसको एग्जीक्यूटिव स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट ना करे। तो एग्जीक्यूटिव को समझना पड़ेगा ये जो लॉ है ये समाज के भलाई के लिए है। और नेक्स्ट जो बात यहाँ बताई गई है कि यार लोगों को भी थोड़ा सा सरकार के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिस कारण ये जो लॉ है ये बहुत बढ़िया तरह से एग्जीक्यूट हो सके, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यार, द पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज अ लॉ दे फाइंड अनफेयर। अगर लोगों को लगता है कि भाई ये जो लॉ है बेकार है, अनफेयर है, ये लोगों को इक्वलिटी में प्रमोट नहीं कर रहा है, लोगों में फैटर्निटी की बात नहीं कर रहा है, ये अनफेयर की बात कर रहा है, मतलब अनफेयर मीन्स की बात कर रहा है, बैड चीज़ों की बात कर रहा है, तो लोग उसको भरपूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये लॉ बेकार है। ठीक,
लोगों के पास ये अधिकार, लोगों के पास ये राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते किसी लॉ को जो उनको निकलता है भाई ये जो लॉ है ये अनफेयर है मेरे यहाँ। दे मे ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट थ्रू द लॉफुल मेथड। लोग चाहे तो इस लॉ के खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, बट वो जो हड़ताल होना चाहिए वो कानून के मेथड्स होना चाहिए, मतलब लॉफुल मेथड्स होने चाहिए। यानी अगर सरकार ने कुछ चीज़ अनफेयर कर दी तो हम अनफेयर नहीं करेंगे, हम उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे बट फेयरली मेथड से करेंगे, नहीं तो उन पर और हम पे कोई भी फर्क नहीं रहेगा। भाई सरकार ने गलत किया, हम भी गलत करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए द गवर्नमेंट मे देन चेंज द लॉ इफ नेसेसरी। अगर सरकार को फिर से इस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहिए, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये लॉ बेकार है तभी तो कर रहे हैं, तो आप पर सरकार को इस चीज़ पर एक बार और ध्यान देना पड़ेगा और एक बार फिर से इसको डिस्कशन करना पड़ेगा इस चीज़ पर, और उनको लगे कि भाई इस पर कुछ और चेंज कर देते तभी जाके लोग संतुष्ट होंगे, तो चेंज करिए अगर उनको लगता है। अगर सरकार को लगता है कि अगर नेसेसरी लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो ज़रूर आप करिए मेरे यहाँ। म्युनिसिपल लॉज अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड। देखिए जो म्युनिसिपल लॉज है, मतलब म्युनिसिपालिटी में नगर पालिका की बहुत से कानून है कि क्या करते हैं हम आजकल, क्या हो रहा है भाई, सड़क के ऊपर जो साइड में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क के साइड में जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको सरकार के जो म्युनिसिपालिटी लोग हैं उनको यहाँ से हटाते हैं, कहते हैं कि भाई आप यहाँ से हटो, रोड जाम हो रहा है। वही चीज़ के बारे में लिखा गया है। इन चीज़ों के ऊपर जो म्युनिसिपल लॉज है, स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड के साइड में जो वेंडर्स खड़े होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनको कहा जाता है, उनके खिलाफ जो नगर पालिका के कानून है उसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं मेरे यहाँ। दीज लॉज आर एंटर टू हेल्प पीपल बाय रिड्यूसिंग स्ट्रीट कंजस्टेशन एंड इम्प्रूविंग हाइजीन। देखिए क्या होता है, रोड के चारों साइड में, रोड के साइड में जो स्ट्रीट वेंडर्स खड़े रहते हैं उनको म्युनिसिपालिटी के जो लोग हैं उनको आके हटाते हैं, आप यहाँ से हटो। वो हटाते क्यों, हालांकि उनको हटाने का जो कानून है उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर वो हटाते क्यों हैं, वो हटाते इसीलिए है क्योंकि ट्रैफिक ना क्लियर हो जाए। इससे क्या होता है, अगर स्ट्रीट वेंडर्स रोड के साइड में खड़े रहेंगे इस कारण क्या होता है, रोड छोटा हो रहा है, तो रोड छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, रोड में ट्रैफिक क्रिएट होगा, स्ट्रीट में कंजेस्टेशन आ जाएगा, और क्या होगा, और हाइजीन नहीं रहेगा। भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स खाने की दुकान बेसिकली होती है, जहाँ लोग वहाँ जाके खाने खाते हैं तो वहाँ जो प्लेट तो नीचे रह जाता है, वह हाइजीन क्रिएट नहीं हो पाता है, ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, स्ट्रीट में कंजेस्टेशन हो जाती है मेरे यार। तो उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो म्युनिसिपालिटी के लोग हैं उनको वहाँ से हटा जाते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। बट दे ऑल्सो डिराइव द पीपल ऑफ यूजफुल सर्विस ऑफ द वेंडर्स एंड बट दे ऑल्सो डिप्राइव द पीपल ऑफ यूजफुल सर्विस ऑफ द वेंडर्स। बट यहाँ पर इस चीज़ पर एक और चीज़ आती है कि वो वहाँ उनको हटाते इसीलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रीट कंजेस्टेड हो जाता है, और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसको हटाते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ उनको समझनी चाहिए कि वो जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स है वो खड़े हैं इतने लंबे समय तो वो क्यों वहाँ पर खड़े हैं, अपने रोज़गार के लिए, अपने पेट के लिए, है कि नहीं, अपने फैमिली के लिए वो खड़े हैं वहाँ पर। और उनको वहाँ हटा के, वहाँ से उनको हटा के उनके लिवलीहुड के जो मीन्स हैं, उनका जो व्यापार का नज़रिया है, जीने का जो उनका जो चीज़ है उसको ही वो खा जाते हैं मेरे यहाँ, इसके लिए हटा देते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है कई बार, क्योंकि यार कई बार ये जो लॉज है बेसिकली यहाँ पर सोचने की बात है मेरे यार कई बार, क्योंकि ये लॉज एक 50-50 वाले हैं, है नहीं। क्योंकि अगर उनको हटाते हैं तो कहते हैं यार यहाँ पर स्ट्रीट कंजेस्टेड हो रहा है, ट्रैफिक नहीं तो क्रिएट हो जाएगा, इनको हटा देते हैं। बट हटाने के बाद वो लोग भी तो सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करें अब, अगर उनको उनकी वेंडर नहीं रही, उनकी जो स्ट्रीट वेंडर की मशीन नहीं रही, वो जो काट नहीं रहा, तो वो क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी यार कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है कई बार। तो इसके यार इस लॉ के यार दो साइड हैं। पहला साइड तो एक तो स्ट्रीट कंजेशन को हटाने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए सरकार ऐसी करती है, म्युनिसिपल लॉज इस प्रकार से बनाए गए हैं। बट वहीं पर एक और चीज़ होती है कि वो लोग को डिप्राइव करते हैं कि वो अपने यूजफुल के मीन्स को बेच ना पाए, उनकी जो लिवलीहुड की मीन है वो ख़त्म हो जा रही है। तो ये बेसिकली लास्ट में एक चीज़ बताई गई है, कई बार ऐसे होते हैं। तो इसके यार दो पहलू है इस लॉ के बेसिकली। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई थी, ये पूरा आपका चैप्टर था मेरे यार। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर वह कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करें क्वेश्चन एंड आंसर।
और शायद क्वेश्चन एंड आंसर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगी तो 2 पार्ट्स बनेंगे, अगर एक कोशिश करेंगे यार उसको 1 पार्ट में कंप्लीट कर देने की। तो यार मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।